इलाज संभव नहीं है, लेकिन उसके लिए दवाई निकली है जो ART केंद्र में मिल रहा है। अभी सभी मेडिकल कॉलेज में ART केंद्र है जहां पर HIV/AIDS का दवाई उपलब्ध है, और आप वहां HIV/AIDS का दवाई लेने के लिए जाइएगा तो जिला में पॉजिटिव होना चाहिए, उसको आधार कार्ड होना चाहिए, 4 फोटो लेके जाएगा। मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन होता है, फिर उसको प्रत्येक माह दवाई मुफ्त में दी जाती है। दवाई छोड़ना नहीं है, दवाई यदि वो खाते रहेगा तो आगे बढ़ते रहेगा, स्वस्थ रहेगा, और यदि वह दवाई छोड़ देगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा, तब फिर रोग बढ़ जाएगा। इसका कोई इलाज नहीं है। स्थिति इतनी भयानक हुई थी, हो रही है, अभी चूंकि उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही है लेकिन बढ़ रही है, इसलिए जागरूकता जरूरी है। महाविद्यालयों में, छात्रों में, शिक्षकों के बीच इस विषय पर चर्चा होती है, ताकि चर्चा के पश्चात आप हर एक आदमी को, आपके बगल अगल में रहने वाले, आपके गांव घर में रहने वाले लोगों को आप जागरूक कर सकें और उसको सलाह परामर्श दे सकें। यहाँ एक बात और आई, HIV/AIDS होता नहीं है, कभी कभी बहुत भेदभाव बढ़ता जाता है। हम लोग प्रशिक्षण में जाते थे तो अभी चाय बिस्कुट अभी सर्व कर रहे हैं वो, तो हम लोग को चाय बिस्कुट वही HIV/AIDS के पेशेंट सर्व करते थे। बाद में कहता था कि भाई आप लोग पेशेंट को देखे हैं तो नहीं देखे, तो देखना पसंद कीजिएगा, कहेंगे हाँ देखेंगे। तो बताया जाता था कि आपको चाय बिस्कुट वही दिया है। बहुत देखते थे, परामर्शदाता को बड़ा ही हो जाता था अंदर से, जो भाई छुआ हुआ है, भेदभाव है, कैसे खाएंगे, हमको भी तो नहीं हो जाएगा। हमारी बाकिया हम आपको कह रहे हैं, ये सबों में होता है। WHO का आया था जांच करने के लिए सर बनमनखी में, जब हम थे परामर्शदाता, तो उन लोगों को हमने कहा कि बनमनखी में चूंकि HIV/AIDS फैलता है यौन कार्य में जो लिप्त होता है, रेड लाइट एरिया में रहने वाले लड़कियों में, उनके पास जाने वाले पुरुषों में, और कहता है कि ट्रक ड्राइवर इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, जैसे सामानों को ले जाता है उसी तरह ट्रक ड्राइवर ही एक दूसरे को फैलाता है, फिर जाके घरों में जाके दिया अपने बीवी को, फिर उससे बच्चे को हो गया, इस तरह। और अव्वल में हमें एक ऐसा रोगी, एक ऐसा परिवार मिला था जिसमें पुरुष कोई भी बचा हुआ नहीं था। बनमनखी में हम जब चले, भेदभाव की बात कर रहे हैं, हमने कहा कि देखिए हम जाएंगे आपको मिलवाने के लिए रोगी से, तो आप हमारे शब्द पर ध्यान दीजिएगा। हम बोले वो कुछ देगा तो खाइएगा भी, तो कहने कैसे खाएंगे, छुएंगे, तो हम क्योंकि पहले से हम कह दिए भाई उसका आप हमारे साथ चल रहे हैं, कुछ मत लीजिएगा। लेकिन जब साथ चले WHS 3 आदमी आए थे, हमने पूरा इलाका भ्रमण करा करके, रोगी से भेंट करा के, हमने बातचीत करके लौट के सब अनुमंडल अस्पताल बनमनखी पहुंच गए। कहा आपने भेंट नहीं कराया? हमने कहा कि जिनके हाथों से पान खाए हैं वही तो थी रोगी। बेचारा को तुरंत उल्टी हो गया, तुरंत उल्टी सर हो गई। अब देखिए, हाथ मिलाने से, किस करने से, साथ रहने से, साथ खाने से, एक बिस्तर पर सोने से भी HIV/AIDS नहीं होता है। यह ऐसा नहीं है कि आपको हो जाए। इसका वायरस मात्र 20 सेकेंड जिंदा रहता है ओपन हवा में। इसलिए जो ऐसे रोगी हैं आपके अगल बगल में, उसके साथ भेदभाव नहीं बरते, उसको आप परामर्श दीजिए। मेडिकल कॉलेज में जाइए, ART सेंटर में आप जाकर के दवाई लीजिए और आप पूर्णतः अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तब हम लोग उसको परामर्श देते हैं जो भाई बच्चे हो गए, तब आगे बच्चे नहीं हो, चूंकि उनके पत्नी को भी हो जाता है तो रोग प्रतिरोध क्षमता घट जाता है। तो होता है कि जब वो डिलीवरी में पहुंचती है, बच्चे होने के वक्त में उनका डेथ होने की संभावना होती है। तो बच्चों में नहीं हो तो उसके लिए भी नाको ने एक दवाई निकाला है। जब बच्चे का जन्म होता है उसके 72 घंटा के अंदर उस बच्चे को एक सिरप पिलाया जाता है, तो वो HIV/AIDS से पीड़ित नहीं होता। या माता जी को प्रसव होने से 72 घंटे पहले एक टेबलेट खिला दिया जाता है नेवरापिन का, तो उसको जल्दी आइए, जो इशू होता है तो बच्चे में HIV/AIDS की संभावना कम रहती है। इतनी व्यवस्थाएं नाको और
बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति ने की है, उसी का एक अंग है प्रचार, उसी का एक अंग है आपके महाविद्यालयों में, जिसके बारे में जानिए और अपने रहने वाले अगल बगल इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को जागरूक कीजिए। इसी के साथ आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद और सुधांशु जी का धन्यवाद अपने इस महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय का, जिन्होंने हमको मौका दिए, प्राचार्य NSS, धन्यवाद NSS के कार्यक्रम समन्वयक महोदय का, जिनके निर्देशन में यह कार्यक्रम चल रहा है, और विशेष रूप से आज के जो मुख्य वक्ता हैं उनको हम धन्यवाद देते हैं। साथ में अपने बड़े भाई मित्र स्वरूप जवाहर भाई मैडम का आशीर्वाद लेते हुए हम यहाँ से आपको विदा लेते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर भैया को। निश्चित रूप से हम अपने विद्यार्थियों के लिए एक बार अलग से आपको बुलाएंगे और फिर हम चाहेंगे कि हमारे विद्यार्थियों के बीच आप अपना फुल फ्लेज प्रेजेंटेशन दें, क्योंकि अभी लगातार एड्स को लेकर के बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति और रेड रिबन क्लब के द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है और उसमें कई प्रतियोगिताएं भी हैं और उन प्रतियोगिताओं में पुरस्कार भी मिल रहे हैं। हमारे कॉलेज की निशु ने कुछ उसमें स्थान भी प्राप्त किया है, लेकिन इसने क्या किया कि 2 फेज में कार्यक्रम था तो भाग ली और उसके बाद में जो होता है सोची खत्म हो गया कार्यक्रम, आधा में से भाग ही नहीं लिया। इसके बावजूद सिर्फ आधी प्रतियोगिता में भाग लेने के बावजूद इसका सिलेक्शन हो गया है पूरे बिहार स्तर पर। हम निशु को बधाई भी देते हैं। 50% क्वेश्चन को ही हल किया मैडम, समझ लीजिए सर, 50% क्वेश्चन ही हल की, फिर भी इसका बिहार में स्थान आ गया। 50% की परीक्षा नहीं थी, इस सोची का परीक्षा खत्म हो गया। जैसे कल परीक्षा ले रहे थे पैट की 2 पेपर होता है, तो 1 पेपर दे करके ही भाग गई मतलब कि उस परीक्षा में, तो इसके बावजूद इसका जिसमें सिलेक्शन हुआ है। तो खैर वो सब पर ध्यान रखना है, क्योंकि किसी भी प्रतियोगिता में जो है आप जो अपने ज्ञान से ढेर सारा पुरस्कार आया, वो तो गांधी के लिए आया है। तो जो प्रतियोगिता में जो आप सफल होते हैं वो अपने नॉलेज के कारण तो होते ही हैं, साथ ही एक कला है। वो एक एग्जाम में ज़्यादा नंबर लाना, प्रतियोगिता में सफल होना एक कला है। कई बार एवरेज स्टूडेंट भी उसमें बेहतर कर जाते हैं, बहुत बहुत ज्ञानी स्टूडेंट घर में पढ़ते ही रह जाते हैं, क्योंकि उनके पास वो कला नहीं होती है कि हम उस प्रतियोगिता में कैसे बेहतर अंक लाएंगे। तो इस पर भी ध्यान रखना है। निशु को हम बधाई भी देते हैं, हमारी सेहत केंद्र की पीयर एजुकेटर है और पटना में इन्होंने प्रशिक्षण भी लिया है। और ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ अपनी सहयोगी जो राजनीति विज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और जब से हमारे महाविद्यालय में आई हैं लगातार हमारे विभिन्न कार्यक्रमों में इनकी सक्रियता रहती है। और विशेष रूप से मैं आज इस सदन को बताना चाहता हूँ कि इस न्यू इंडिया कैंपेन में जो हमारे महाविद्यालय के लगभग 500 से अधिक छात्रों ने इसमें भाग लिया और बहुत सारा मीडिया कवरेज भी मिला हमको, तो इसमें सभी शिक्षकों का हमको सहयोग मिला है। वो बीएड के शिक्षक, बीसीए के शिक्षक, बीबीए के शिक्षक और विशेष रूप से हमारे जो नवनियुक्त शिक्षक सब हैं, सहयोग तो सबों ने किया, लेकिन रोहिणी जी का जो सहयोग करने का तरीका था वो सबसे विशिष्ट था। इन्होंने सदस्य तो बनाया ही सबों को और साथ ही इन्होंने एक लिस्ट बना करके भी हमको तुरंत व्हाट्सएप पर भेज दिया कि सर ये को हम उसमें रजिस्टर्ड किए हैं। मैं बताना ये चाहता हूँ कि इनके जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही सिस्टमेटिक, चाहे आप एक एग्ज़ाम लेती हैं, इंटरनल लेती हैं, जो भी काम करती है बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से करती है। और मैं इनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ न्यू इंडिया में सहयोग के लिए भी, और उन्हें स्वसम्मान आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर रोहिणी जी। I would like to thanks to all for giving me an opportunity to participate in this occasion. The topic is today's topic is AIDS and other basic health concern in the youth. It is a well-known fact that today AIDS is the prime health concern in the youth, but I am focusing on another health concern, for example, stress.
this paper discusses the problem of stress in the youth and its solution. Now, question is that what is stress? Stress in which a person is unable to tackle the emotional, physical, mental, and psychological pressure. Stress can be chronic and acute that creates physical and emotional disorders. Today, not only our youths, but we all are facing stress in our daily lives. There are various symptoms of stress. For example, physical symptoms of stress are high blood pressure, pains, trouble in sleeping, or we can say that sleeping disorder, digestion problem, and weak immune system. The emotional and mental symptoms of stress are anxiety, depression, panic attacks, and sadness. Now, question has been raised that how should we reduce the stress, or how to cope up with the problem of stress? There are various solutions of stress. Firstly, we should do regular exercise. As we can say that physical activities stimulate the production of brain feel good neurotransmitters called endorphin, that is a natural painkiller or mood elevators. Secondly, we should have a sense of belongingness. It means that we should spend a quality of time with our family and friends. As we find that the teenagers spend too much time on their mobile, basically the social media. That creates a feeling of isolation or loneliness in them, and such feelings are the cause of stress. So our youth should spend a quality of time with their friends and family that boost up them emotionally. Overall, we can say that our youth should follow a healthy lifestyle and should achieve a contented life. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। लगभग हम लोग समय से ही चल रहे हैं, हमारे कार्यक्रम का जो निर्धारित समय था, और अब हमारे बीच हमारे 3 वक्ता मात्र बचे हुए हैं। लेकिन मैं उन तीनों वक्ताओं से इजाज़त लेते हुए 1-2 मिनट का समय अपने कुछ छोटे भाइयों के लिए देना चाहूँगा, और उसमें मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहता हूँ विश्वविद्यालय सीनेट के माननीय सदस्य और राजनीति विज्ञान विभाग के शोधार्थी रंजन जी को। कृपया 2 मिनट में आएंगे और युवाओं को प्रोत्साहित करेंगे। रंजन कुमार। धन्यवाद सुधांशु भैया। एनएसएस का इकाई द्वारा आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण एवं उपस्थित छात्र एवं छात्राएं, आज हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं जिससे कि सभी लोग विभिन्न जगह जागरूकता के माध्यम से इसकी चर्चा बराबर होती रहती है। एड्स, और हम लोग कहते भी हैं और अखबार में भी पढ़ते हैं और स्लोगन भी है कि एड्स से जानकारी ही इसका बचाव। मैं एक घटना आपको बताना चाहता हूं कि हम आज से लगभग 6 महीना पहले पटना में एक कार्यक्रम था, उसमें एक ट्रांसजेंडर थी, वो अमृता सोनी नाम है, और वो एड्स बिहार की मतलब वो क्या ब्रांच एम्बेसडर है जी। और उन्होंने मुझे आप बीती बताई अपना, मतलब वो खुद HIV पॉजिटिव कि उसके साथ कुछ घटना हुआ था, उसके वजह से वो मतलब HIV पॉजिटिव हुई और लगभग 20 वर्षों से वो पॉजिटिव है सर। और देखने के बाद पता नहीं चलेगा कि वो HIV पॉजिटिव, और अभी पूरे इंडिया में
वो घूम घूम कर HIV के बारे में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं और हमारे बिहार से ही है। तो HIV के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताना है, सभी लोग इससे परिचित ही है और जानते भी। और हम सभी यहाँ उपस्थित हैं जो छात्र छात्राओं इसके बारे में जागरूकता फैलावें और जानकारी ही इससे बचाव है एड्स से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी। अब हमारे बीच अंबेडकर हॉस्टल में रह रहे हैं नीतीश जी। हमारे साथ हमारे एक और शोधार्थी जो कि राजनीति विज्ञान विभाग के ही शोधार्थी हैं, सारंग तनय जी मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि कृपया 2 मिनट में अपनी बात रखें। सारंग तनय जी। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे टीटी कॉलेज महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर KP यादव सर एवं मंच पे मौजूद तमाम अतिथिगण एवं इस सभागार में आए हुए तमाम छात्र छात्राओं, आज का हमारा टॉपिक एड्स और विवाहों की अन्य बुनियादी स्वास्थ्य समस्याएं एवं कारण एवं निवारण। एड्स के बारे में हमारे विद्वान वक्ताओं ने अपनी बातें रखी और जैसा कि शंकर मिश्र सर ने भी बारीकी से हर एक बात को बताया कि कैसे क्या होता है, कैसे नहीं होता है, क्या हम करेंगे तो नहीं होगा, क्या करने से अधिक होगा। तो हम सभी लोगों ने इस सब चीज़ को जाना और प्रायः भारत सरकार और नाको जिसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है और प्रत्येक राज्य सरकार और जिला स्वास्थ्य समिति और हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा प्रायः जागरूक किया जाता है कि एड्स नहीं फैले, एड्स नहीं फैले। एड्स एक लाइजेज बीमारी है। कभी कभी दूरदर्शन पर एक नारा भी आता था जो मुझे याद है और रेडियो पर भी आता था कि खास करके कि पति पत्नी रखे वफादारी तो दूर रहेगी एड्स बीमारी। और जैसा कि सर ने भी कहा कि ट्रक वाले फैलाते हैं, क्योंकि ट्रक वाले का ज़्यादा एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है तो फ्री में ले आते हैं और फिर वो अपने समाज, अपने गांव और को इस बीमारी को फ्री में दे देते हैं। और दूसरा कारण मुझे जो लगता है कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं बेरोजगारी, और जिसके कारण बिहार से जो पलायन होता है, बिहार से खास करके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, चेन्नई जैसे शहरों में बेरोजगारी जो मुद्दा सब दिन रहता है बिहार के राजनीति में, और चुनाव जीतने के बाद वह मुद्दा फिर खत्म हो जाता है, फिर 2024 या 25 में मुद्दा आएगा, फिर चलता ही रहता है। तो एक एड्स को लाने में एक हमारा मेन कारण बनता है कि बेरोजगारी। बेरोजगारी रहने के कारण हमारे यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वह मैट्रिक पास हो, इंटर पास हो, चाहे वह मिडिल क्लास पास हो, वह किसी भी कंपनी में काम करने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो वहीं रह जाते हैं, फिर घर से दूर हो जाते हैं, फिर वो अपनी नासमझ के कारण, अपने परिवार से दूर रहने के कारण या अन्य किसी भी लोग में फंसने के कारण वो अन्य जगह चले जाते हैं और फिर एड्स को अपने घर में बुला लेते हैं और फिर जब घर आते हैं तो अपने समाज, अपने गांव, अपने टोले, अपने कस्बों में वो फैलाते हैं। तो एड्स एक इलाज बीमारी है। इसका समाधान ही है कि हम इसका ऐसे जागरूकता फैलाएं कि इससे किस किस कारण से नहीं होता है, इस पर हम फोकस करें और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय यानी कि छोटे लेवल से ही हम इसको ये करें। और सर ने जैसा कहा था कि अन्य विद्वानों ने भी कहा और अन्य विद्वान कहेंगे कि यौन शिक्षा के कारण भी एक एड्स होने का एक कारण है, क्योंकि बहुत को कुछ पता नहीं होता है और यौन शिक्षा या अन्य चीज़ के कारण वो समझ नहीं पाते हैं और जब हो जाता है तब उसे पता चलता है कि हमसे क्या भूल हुई, और भूल होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं है। इसी कारण हम चाहेंगे कि यह कार्यक्रम काफ़ी अच्छा रहा और सेहत केंद्र के द्वारा भी किया गया। तमाम आयोजक इसमें शामिल हैं। तमाम अतिथियों का हम पुनः स्वागत करते हुए अपनी बातें खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सारंग जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे महाविद्यालय में NSS की पूर्व कार्यक्रम पदाधिकारी और हिंदी विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर बीना मैडम को। और हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे प्रत्येक कार्यक्रम में
हमें इनका मार्गदर्शन मिलता है। कल मैं दिन में काफ़ी देर तक इनके साथ था, लेकिन तब तक कार्यक्रम की कोई रूपरेखा नहीं थी, इसलिए मैं इन्हें सूचना भी नहीं दे पाया। और रात को करीब 10 साढ़े 10 बजे हमने इन्हें सूचना दी और इन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। हम आपके प्रति आभारी हैं और सोच रही है कि ज़्यादा देर करेंगे तो बोलेगा इसलिए तो बहुत सम्मान के साथ आपको हम आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत आभार सुधांशु जी। सुधांशु जी, इनका अनुरोध ऐसा ही रहता है कि नकार नहीं सकते हैं, और इनका बोलने का तरीका, बोलने में जो शिष्टाचार है उससे इधर भाग ही नहीं सकते। सर्वप्रथम मैं अपने प्रधानाचार्य जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। सहायक निदेशक आलोक कुमार, स्वास्थ्य विभाग के विनीत कुमार सर, एनएसएस के समन्वयक अभय कुमार, साथ ही राजनीति शास्त्र के विद्वान डॉक्टर जवाहर पासवान, खेल पदाधिकारी शंकर मिश्रा, मैं बहुत आभार प्रकट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। इतिहास विभाग की डॉक्टर स्वर्णमणि, राजनीति शास्त्र की विद्वान डॉक्टर रोहिणी, इस कक्ष में बैठे हुए हमारे छात्र छात्राएं, मैं सबों का बहुत बहुत आभार प्रकट कर रही हूँ। जहाँ तक हम लोग आज एड्स और युवाओं की अन्य बुनियादी स्वास्थ्य समस्याएं, कारण और निवारण, इस बात पर चर्चा करने के लिए आए हैं। एड्स के लिए तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बीमारी तो बीमारी होती है। कोई भी बीमारी हो वो बहुत ही कष्टकारक होती है। तब ये है कि कुछ जानलेवा बीमारी होती है, कुछ लाइलाज बीमारी होती है। अब जानलेवा बीमारी हम सर्दी खांसी को तो नहीं कहेंगे। सर्वप्रथम साधारण अर्थ में हम लोग साधारण अर्थ में सर्दी खांसी को ले लेते हैं, क्या हुआ, कुछ तो नहीं है, सर्दी खांसी है। लेकिन प्रायः देखा जाता है कि ये सर्दी खांसी से ही अधिकतर बीमारियां फैलती हैं। अब कोरोना को लेते हैं, किसी को सर्दी खांसी है, दूर भाग जाओ, दूर रहो। अब एड्स का ही नाम लेते हैं तो वहाँ भी देख रहे हैं सर्वप्रथम कारण आता है बीमारी में सर्दी खांसी बुखार। जिस चीज़ को हम लोग सर्दी खांसी बुखार को साधारण अर्थ में लेते हैं, तो अब जानलेवा बीमारियां कैंसर भी है, लाइलाज बीमारियां हैं, कैंसर, एड्स। बचाव तो इससे करना ही करना है। सर्दी खांसी जहाँ हो रही है तो उससे भी हम लोग कहते हैं कि बचाव करो, गर्म पानी पियो, ठंडा पानी नहीं पियो, खान पान सही करो। जैसा कि हमारे विनीत सर ने बहुत अच्छे ढंग से बताया है खान पान के बारे में, स्वस्थ रहने के लिए हमारे शंकर मिश्रा सर ने भी बताया है बचाव के लिए। मैं बहुत अधिक तो इस बारे में नहीं जानती हूँ, आप लोग भी बहुत कुछ जानते हैं एड्स के बारे में। फिर भी HIV एड्स थोड़ी बहुत जितनी जानकारी है मैं आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ। HIV संक्रमण के बाद की स्थिति जिसमें मानव अपने प्राकृतिक प्रतिरक्षण क्षमता को खो देता है। एड्स स्वयं में कोई बीमारी नहीं है,
पर एड्स से पीड़ित मानव शरीर संक्रामक बीमारियों जो कि जीवाणु और विषाणु आदि से होती है। HIV एक तरह का वायरस है जिससे एड्स होता है। एड्स पीड़ित के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता के क्षय होने से कोई भी अवसरवादी संक्रमण यानी कि सर्दी जुकाम से लेकर क्षय रोग जैसे रोग सहजता से हो जाता है, जिनका इलाज करना कठिन हो जाता है। HIV संक्रमण को एड्स की स्थिति तक पहुंचने में 8 से 10 वर्ष या इससे भी अधिक समय लग सकता है। जैसा कि रंजन जी ने अभी बताया, जिनके बारे में कि वो 8-10 साल से इस बीमारी को झेल रही है। कारण यही है कि 8-10 साल, 12 साल, 15 साल तक ये बीमारी शरीर में आने के बाद वो ले जाता है मनुष्य को, और इसके बावजूद वो लगते हैं कि स्वस्थ हैं, लेकिन बीमारी तो बीमारी है। HIV से ग्रस्त व्यक्ति अनेक वर्षों तक बिना किसी विशेष लक्षणों के रह सकते हैं। एड्स वर्तमान युग की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है, यानी यह एक महामारी है। मोबाइल देखिए टाइम। एड्स के संक्रमण के मुख्य 3 कारण हैं: असुरक्षित यौन संबंध, रक्त के आदान प्रदान तथा मां से शिशु में संक्रमण द्वारा। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले इस रोग का विषाणु HIV अफ्रीका के खास प्रजाति की बंदर में पाया गया है और वहीं से पूरी दुनिया में फैला है। अभी तक इसे लाइलाज माना जाता है, लेकिन दुनिया भर में इसका इलाज पर शोध कार्य चल रहे हैं। HIV क्या है? यह एड्स पैदा करने वाला एक तरह का वायरस है जो एक विशेष प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका में प्रवेश करके अपना असर दिखाता है। यह कोशिका के अंगों पर पलता है और उसी की सामग्री को प्रजनन के लिए इस्तेमाल करता है। इससे कोशिका नष्ट हो जाती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि शरीर का संक्रमण से बचाने का सामान्य कार्य करने हेतु पर्याप्त कोशिकाएं नहीं रह जाती। HIV फैलता कैसे है? HIV फैलता कैसे है? असुरक्षित संभोग, विसंक्रमित न की गई सुई, संक्रमित खून चढ़ाना या रक्त उत्पादों, ऊतकों या अंगों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ट्रांसप्लांट करना, गर्भाशय या जन्म के समय मां द्वारा बच्चे को संचरण। HIV संक्रमित अंग प्रत्यारोपण से एक बार HIV विषाणु से संक्रमित होने का अर्थ है जीवन भर का संक्रमण एवं दर्दनाक मृत्यु। किन कारणों से HIV नहीं फैलता है? यह अत्यंत ही किन कारणों से HIV नहीं फैलता है? अब ये HIV वायरस जो है, विषाणु जो है, अत्यंत ही कमजोर विषाणु होता है जो कि शरीर के तरल या ऊतक के बाहर ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता है और यह बिना छिद्र हुए त्वचा में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए HIV हाथ मिलाने से, गले लगाने से, लिपटने से, सहलाने से, साथ मिलकर खाना खाने से, एक ही शौचालय के प्रयोग करने से, एक ही बर्तन में खाना खाने से, HIV संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से, संक्रमित व्यक्ति की देखरेख करने से, उनके कपड़ों या बिस्तर का उपयोग करने से या रक्तदान करने से नहीं फैलता है। यह मच्छर या कीड़े मकोड़ों के काटने से भी नहीं फैलता है। HIV अनेक लक्षण हैं। HIV के अनेक लक्षण हैं, जैसे 6 महीने से लेकर कई वर्षों तक संक्रमित रहने के बाद व्यक्ति स्वस्थ तो महसूस करता है, पर वह इस अवस्था के दौरान दूसरों को संक्रमित कर सकता है।
आरंभिक लक्षण इस प्रकार है। इसका आरंभिक लक्षण जो है वो इस प्रकार है, जैसे कि गले में पहले इफेक्ट करता है, कांख से होता है, जांघ की ग्रंथियों में सूजन आरंभ में ही हो सकती है। कई हफ्तों तक साइनस की समस्या होती है। खांसी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द, दस्त, वजन में कमी, कमजोरी, मुंह में संक्रमण, विशेषकर रात को अत्यधिक पसीना आता है। ये सब शुरू के लक्षण हैं। एड्स से बचाव क्या करना चाहिए? जीवन साथी के अलावा किसी अन्य से संबंध न रखना, मादक औषधियों के आदि व्यक्ति के द्वारा उपयोग में ली गई सुई का प्रयोग न करें, रक्त की आवश्यकता होने पर अनजान व्यक्ति का रक्त न लें और सुरक्षित रक्त के लिए HIV जांच किया रक्त ही ग्रहण करें। डिस्पोजल सिरिंज से सुई लें, दूसरे व्यक्ति का प्रयोग किया हुआ ब्लेड काम न लावें। ब्लेड समझते हैं? अब आगे हम देखते हैं, बहुत कम समझ लेंगे आप लोगों के लिए। HIV और एड्स के रोगियों को देख रेख और सहानुभूति की जरूरत होती है। जैसे कि सर ने बताया कि छुआछूत लोग मानते हैं, उनका छुआ हुआ चाय नहीं पिएंगे, उनका छुआ हुआ बिस्किट नहीं खाएंगे, उनके बगल में नहीं बैठेंगे। ये सब सारी बातों से कुछ लेना देना नहीं है एड्स का। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया, जब तक कहीं छिद्र नहीं होता है उसे बिना छिद्र हुए वो प्रवेश नहीं करता है। तो हम लोग रोगियों का देख रेख कर सकते हैं, उनसे सहानुभूति उनकी कर सकते हैं, उनके साथ हम लोग सकारात्मक दृष्टिकोण रख सकते हैं। साथ साथ आशा की भावना किसी भी व्यक्ति को अधिक स्वस्थ और मजबूत बनाती है। हम यह नहीं कह सकते कि यह मेरी समस्या नहीं है। हम अपने आप को या कोई अपने आप को नहीं कह सकता है कि मुझे ये बीमारी नहीं हो सकती है, हो ही नहीं सकती है कभी। हम कैंसर से पीड़ित हो ही नहीं सकते, हम एड्स से पीड़ित हो ही नहीं सकते हैं, हम कोरोना से पीड़ित हो ही नहीं सकते। किसी को भी हो सकता है, कोई भी बीमारी से ग्रसित हो सकता है। तो हम अपने आप को उसे अछूता ना माने, इसलिए ऐसा ना सोचे कि ये मेरी समस्या नहीं है, वो जिसकी समस्या है वो जाने। भूमंडलीय स्तर पर एड्स महामारी से 2 करोड़ लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 2 करोड़ लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 1 करोड़ 40 लाख बच्चे अनाथ बन चुके हैं। इसलिए एड्स किसी को भी हो सकता है, चाहे वह कोई भी जाति का हो, कोई भी लिंग का हो, कोई भी रंग का हो, किसी को भी हो सकता है। इसलिए इससे हम लोग सावधान रहें, बचे रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने हमारे आमंत्रण को सहज ही स्वीकार कर हम सबों का मार्गदर्शन किया। हम आपके आभारी हैं और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमें निरंतर आपका मार्गदर्शन और आपका स्नेह एवं आशीर्वाद मिलता रहेगा। हम आपके आभारी हैं और अब हम आमंत्रित करना चाहते हैं आज के इस कार्यक्रम के हमारे विशिष्ट अतिथि, विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक डॉक्टर अभय कुमार सर को, जिनके निर्देशन में महाविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना लगातार प्रगति की ओर अग्रसर है और हमारे कार्यक्रमों में काफ़ी सक्रियता आई है। और आज हम प्रत्येक सप्ताह कुछ न कुछ आयोजन करते हैं और हमारे सभी आयोजनों में इनकी महती भागीदारी होती है। और इधर 1-2 कार्यक्रम से हमारे बाद पहुंच रहे हैं, इसके पहले सभी कार्यक्रमों में हमसे पहले पहुंचते थे। तो इधर कुछ व्यस्तता इनकी हो गई है, 1-2 कार्यक्रम से पीछे हो जा रहे हैं हमसे। और अभी हमने शिकायत की तो बोले कि आप ही से सीख रहे हैं, तो गलत चीज़ों को सीख रहे हैं, ये गलत बात है। अच्छी चीज़ों को सीखना चाहिए। तो मैं स्वसम्मान के साथ
आदर के साथ आमंत्रित करना चाहता हूँ बड़े भाई डॉक्टर अभय कुमार को। आप आए और हम सबों का मार्गदर्शन करें। डॉक्टर अभय कुमार। आज के स्वास्थ्य संवाद के अंतर्गत एड्स और युवाओं की अन्य बुनियादी स्वास्थ्य समस्याएं, कारण और निवारण विषय पर जो टीपी कॉलेज के इस सभा भवन में, जिसके अध्यक्ष कर्मशील एवं सतत प्रेरणा के स्रोत प्रथमाचार्य डॉक्टर के.पी. यादव साहब, आज के इस संगोष्ठी के या स्वास्थ्य संवाद के उद्घाटनकर्ता बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति के संयुक्त सचिव युवा श्री आलोक कुमार सिंह जी, जिनके नेतृत्व में बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति पर अनेकों कार्यक्रम चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, और उन्हीं के सफल संचालन में बीएन मंडल विश्वविद्यालय के अंतर्गत टीपी कॉलेज महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के तीनों इकाई बीएन मंडल विश्वविद्यालय में अग्रणी भूमिका निभा रही है। इसीलिए हम आज के इस मंच से टीपी कॉलेज के तीनों इकाई के कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रथम डॉक्टर सुधांशु शेखर जी, जो हमारे छोटे भाई के समान हैं और सतत छोटे भाई और बड़े भाई की से ही संवाद होता रहता है, और वे विश्वविद्यालय में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग और अनेक पदों को विश्वविद्यालय में सुशोभित कर रहे हैं, और विश्वविद्यालय को बीएनएमयू संवाद के माध्यम से एक नई पहचान बिहार ही नहीं, अन्य भारत के अन्य जगहों पर बीएनएमयू को एक नई दशा दी है और पहचान बनाई है। उन्हें हम इस मन से धन्यवाद देते हैं कि आप इसी तरह से बीएनएमयू को अपनी पहचान दिलाते रहेंगे, और बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, न्यू इंडिया कैंपेन, जिसमें आपका महाविद्यालय अग्रणी भूमिका निभा रहा है, और शायद जो है बिहार में अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन हम लोगों को विश्वास से पता चल गया है कि हम लोग शायद कहीं तीनों स्थान न ले लें। जो बीएन मंडल विश्वविद्यालय और खास करके जो है टीपी कॉलेज 2 और एक हमारे और हैं, जो है तीनों स्थान मिलने की संभावना है बीएन मंडल विश्वविद्यालय को। इसका श्रेय हमारे प्यारो साहब सुधांशु शेखर जी को जाता है। आज बिहार में राष्ट्रीय सेवा योजना, एक बीएन मंडल राष्ट्रीय सेवा योजना एक नई पहचान बनाए हुआ है। कोई भी कार्यक्रम यदि वहाँ से चलाया जाता है तो हमारे विश्वविद्यालय का जो छात्र अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और आगे की पंक्ति में खड़े होकर पुरस्कार लेते हैं। यह
मन से हम अपने छात्रों को भी, राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्रों को भी हम धन्यवाद देते हैं, इसी तरह से आप बीएन मंडल विश्वविद्यालय की पहचान बनाए रखें। अब हम मन से जो आपके पूर्व के वक्ता, मनोविज्ञान के साइंटिस्ट श्री आलोक भार्गव जी को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने स्वास्थ्य संबंधी अपनी व्याख्यान से हम लोगों को लाभान्वित किया है। हम यह चाहते हैं कि आप दिल्ली के शहर में ही नहीं, अभी हमारा भारत देश, बिहार ही नहीं, बहुत पिछड़ा है। आज मधेपुरा शहर के ही अगल बगल में आप जाएं, जो दलित बस्ती है, सरकार के द्वारा इतनी योजनाएं चलाई जा रही है, सरकार के रिकॉर्ड में आता है कि वह जो है स्वास्थ्य से और अनेक, अभी भी जाइएगा तो वहाँ कोई शौचालय नहीं है, एकाध शौचालय जो कि वह अपने से बनाया, हम सर्वे करवाए। तो इसीलिए वह समाज को जगाने की जरूरत है, जो समाज अभी भी हमारा बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। इसीलिए जब तक हम लोग उस समाज को, जो समाज दलित, शोषित, पीड़ित है, उसे यदि हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा भारत देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए उस समाज को आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो हम इसीलिए सरकार द्वारा, जो बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति के द्वारा युवाओं के विषय में स्वास्थ्य से संबंधित और खास करके सेहत केंद्र की स्थापना की गई है। सेहत केंद्र एक नई कल्पना है, वह स्वास्थ्य से संबंधित ही है। तो इसीलिए, क्योंकि आप जगह जगह जाकर के देखें, मधेपुरा शहर में ही कहीं ऐसा नहीं मिलेगा कि रोड के बगल में वह जो है कोरेक्स का बोतल फेंका हुआ नहीं मिलेगा। यह आने वाले समय के लिए, हमारे युवाओं के लिए बहुत बुरा दिन है, और हो सकता है कि हमारा समाज बीमारी से ग्रसित हो सकता है। सिर्फ एड्स से ही नहीं, अनेकों बीमारी से ग्रसित हो रहा है। अभी समाज में अधिकांश किडनी रोग फैल रहा है। यह वही कारण है जो कि अनेक तरह की बुराइयों की लत से हमारा युवा पीढ़ी आगे बढ़ रहा है, खास करके स्कूली छात्रों के लिए। तो यह जो है, हम आप लोगों का समय अधिक नहीं लेकर के हम उनको धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने शंकर कुमार मिश्र, जो क्रीड़ा विभाग के सहायक पदाधिकारी भी हैं, साथ ही मनोविज्ञान के सहायक प्राध्यापक भी हैं, जिन्होंने अपनी जो है HIV एड्स विभाग में काम करते हुए जो अनुभव पाया, उस अनुभव को हम लोगों के बीच बहुत अच्छे ढंग से रखा है। इसीलिए हम उन्हें बार बार धन्यवाद देते हैं कि आपने जो एड्स पर जो अपनी व्याख्यान दिया है, वह बहुत काबिल तारीफ है। तो इसीलिए हम आगे की कड़ी में हम अपने राजनीति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष सचिव के सदस्य जवाहर पासवान का स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि जो भी कार्यक्रम खास करके टीपी कॉलेज में होता है, उसमें आप अंत से, शुरू से लेकर अंत तक, जब तक समाप्ति नहीं हो जाती है, तब तक आप बने रहते हैं। इसीलिए आप इसी तरह से स्वस्थ रहें, दीर्घायु हैं और टीपी कॉलेज के हर एक कार्य में जो है सम्मिलित रहें। हम आपका जो है कायर हैं। हम मंच पर बैठे हुए महिला शक्ति के प्रतीक एवं धीर गंभीर हिंदी के विभागाध्यक्ष बीना कुमारी जी का कायल हैं कि और पूर्व टीपी कॉलेज के कार्यक्रम पदाधिकारी भी हैं। टीपी कॉलेज में जो भी कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा योजना का होता है, वे शुरू से अंत तक जो है कार्यक्रम में सम्मिलित रहते हैं। इसीलिए हम उनका जो है हार्दिक रूप से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जब आप इसी तरह से राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रमों में भाग लेकर हमारे जो है छात्रों का मनोबल और ऊंचा करेंगे और करते रहेंगे। हम जो है उपस्थित राजनीति विज्ञान की महिला प्राध्यापक, उसके बाद सारंग तनय,
दैनिक भास्कर के मनीष जी, और जिनका नाम हम नहीं ले पा रहे हैं उन्हें भी, और सभी डेविड जी और सभी उपस्थित विद्वत्जन। अब HIV एड्स पर हमारे मैडम बीना जी, शंकर कुमार मिश्र जी इतने दे चुके हैं जो लगता है कि मेरे लिए HIV एड्स के लिए कुछ नहीं रह जाता है। सिर्फ HIV एड्स के संबंध में हम इतना ही कहते हैं कि जो एक दूसरे के ब्लड यदि HIV एड्स से पीड़ित है तो दूसरे को चढ़ाने से वह रोग हो सकता है। बहुत चीज कह चुके हैं, इसीलिए सिर्फ हम यह कहते हैं कि HIV एड्स के रोकथाम और अन्य तरह के पेंटिंग या अन्य कार्यक्रमों के लिए हम विश्वविद्यालय से TP कॉलेज को कुछ राशि का चेक बना करके रखे हुए हैं। इसीलिए हमें आशा है कि हमारे कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर सुधांशु शेखर जी हमारे कार्यालय से उस राशि को उपलब्ध करा लेंगे और एड्स से संबंधित विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे और विश्वविद्यालय स्तर पर TP कॉलेज इसी तरह से आगे का कार्यक्रम करता रहे और TP कॉलेज स्थान प्राप्त करता रहे। यही मेरी कामना है, तमन्ना है। जो राष्ट्रीय सेवा योजना की तीनों इकाई जो है सतत कार्यक्रम में की सफलता को बढ़ाते हुए BN मंडल विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जब रात के करीब 12 बजे लगभग मैं ये पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बना रहा था तो मेरे मित्र विनीत जी हमसे कह रहे थे कि सर आप इतने वक्ताओं का नाम लिख रहे हैं, एक से भी बात नहीं किए हैं, सबका टाइम भी फिक्स कर दे रहे हैं, सही आप क्या कर रहे हैं? ये लोग आएंगे, ये सभी वक्ता आप अपने मन से ही सबका नाम भी दे रहे हैं, कौन स्वागत करेंगे, कौन क्या करेंगे, सब आप तय कर दे रहे हैं। ये कैसे होगा? ये तो दिल्ली में हम लोग को एक कार्यक्रम में बुलाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है और आप तो ये भी तय कर दे रहे हैं कौन मुख्य वक्ता है, कौन क्या है, सब आप ही तय कर दे रहे हैं अकेले और किसी से आपने बात नहीं की। तो मैंने वीर जी से कहा कि दरअसल मैं जिनके जिनके नाम लिख रहा हूँ उनका नाम अलग अलग है लेकिन सब वो सुधांशु शेखर ही है, क्योंकि वो सभी हमको इतना प्रेम करते हैं कि अगर मैं उनके लिए कुछ दे रहा हूँ तो वो निश्चित रूप से अगर अवेलेबल रहेंगे सर वो आएंगे, आप इसके लिए निश्चिंत रहें। लेकिन फिर भी इनको बहुत वो असहज लग रहा था इनको कि कैसे मैं सबों का नाम दे रहा था, तो उसी कड़ी में यह मेरा विश्वास था सर, इसीलिए हमने दिया। और आपने देखा हमारे सभी लोग वो उपस्थित हुए। खुशबू जी भी हमारे बीच कई बार आई लेकिन थोड़ी उनकी व्यक्तिगत रूप से नहीं जाना, नहीं रुके 2 मिनट, हम भी चलेंगे साथ में। नहीं हम काम तो हम भी चलेंगे, काम कर रहे हैं, रुके है बच गया ऑनलाइन लड़ाई चल रहा है। तो खुशबू जी भी कई बार हमारे बीच आई लेकिन कुछ व्यक्तिगत परेशानी भी है उनके साथ अभी, और आज उनका इंटरनल टेस्ट भी वो ले रही थी, इसके कारण वो अपना वक्तव्य नहीं रख पाई। उनके प्रति भी हम धन्यवाद देते हैं। और आज के कार्यक्रम में हम आमंत्रित करते हैं विश्वविद्यालय के सिंडिकेट सदस्य और हमारे महाविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर जवाहर पासवान सर को, वो आएँ और हम सबों का मार्गदर्शन करें। बंद हो गई ऑनलाइन बंद हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वास्थ्य संवाद इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय के विद्वान प्रधानाचार्य अभिभावक प्रोफेसर डॉक्टर KP यादव साहब और इस कार्यक्रम में उपस्थित इस कार्यक्रम की जो विधिवत ऑनलाइन उद्घाटन किए श्री आलोक कुमार सिंह साहब,
और मुख्य वक्ता डॉक्टर विनीत कुमार भार्गव साहब, इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हिंदी विभाग के विभागाध्यक्षा डॉक्टर बीना मैम साहब, हमारे बचपन के प्रिय मित्र, हम लोग साथ साथ प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल में एक साथ पढ़े, डॉक्टर शंकर कुमार मिश्र साहब, डॉक्टर अभय बाबू, इस कार्यक्रम में उपस्थित इतिहास की सहायक प्रोफेसर स्वर्णमणि जी, राजनीति विज्ञान विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर रोहिणी जी, छात्र के विश्वविद्यालय स्तर पर नेतृत्व करने वाले रंजन जी, माधव जी, सारंग तनय जी, हमारे महाविद्यालय के प्रिय छात्र जो मधेपुरा से अपनी लेखनी के माध्यम से हमारे महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और मधेपुरा के नाम को रोशन करते रहते हैं, अनुज मनीष जी, और सबसे अधिक धन्यवाद के पात्र इस कार्यक्रम के संचालक, महाविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष हमारे प्रिय अनुज, जो विश्वविद्यालय के भी पदाधिकारी हैं, जनसंपर्क पदाधिकारी और एकेडमिक रजिस्ट्रार डॉक्टर सुधांशु शेखर जी, और दोनों इकाई के समन्वयक उपस्थित हमारे महाविद्यालय के प्रिय छात्र और छात्राओं। कार्यक्रम तो महाविद्यालय में आए दिन जब से हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर के.पी. यादव साहब बने हैं, कार्यक्रम की एक झड़ी सी लग गई है और इन कार्यक्रम को हमेशा आयोजित करने के लिए एक कार्यक्रम समाप्त नहीं होता है, दूसरे कार्यक्रम का आयोजन का रूपरेखा बन जाता है। सुधांशु शेखर जी इसके लिए विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन आज का जो कार्यक्रम था, बहुत ही बारीकी से इस कार्यक्रम को हम सुन रहे थे, समझ रहे थे। आज निश्चित रूप से मानव जीवन से संबंधित जितनी बातें थी और उनको सुनने के बाद, आज के जो वक्ता थे उनको सुनने के बाद ये एहसास हुआ कि बहुत पढ़ लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। किसी भी चीज को बारीकी से जानना बहुत बड़ी बातें होती है। हम लोग कभी कभी दम्भ भरते हैं कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हम रिसर्चर हैं, हम पीएचडी किए हैं, हम पीएचडी करा रहे हैं, हम विभिन्न विषय के ज्ञाता हैं। लेकिन आज इस कार्यक्रम में जब हम वक्ताओं की बात सुन रहे थे और जिस जिस तरह की बातें बताई गई, लग रहा था कि जैसे छात्र अपने जीवन में पढ़ाई शुरू करता है और उसका क ख से शुरू होता है, तो मानव जीवन से संबंधित अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने के लिए लगता था कि आज हम लोग फिर से क ख की पढ़ाई शुरू किए हैं। और इसके लिए हम विशेष रूप से विनीत भार्गव साहब को विशेष धन्यवाद देते हैं कि आपने आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हम लोगों के बीच अपनी बातें को रखी और जो मूलभूत जानकारी हम लोगों को मिलनी चाहिए। चूंकि मेरे बोलने के बाद अगर आपका
वक्तव्य होता तो मैं निश्चित रूप से अपना सारा वक्त आपको बोलने के लिए देता, क्योंकि हम लोग तो आए दिन बोलते ही रहते हैं। आज आपके वक्तव्य का जो महत्व मेरे महाविद्यालय के तमाम शिक्षक, शिक्षेत्तरकर्मी और छात्र छात्राओं को मिला, मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूँ कि आपका धन्यवाद किस रूप में करूँ। और मैं चाहूँगा, चूँकि आप दिल्ली में रहते हैं तो हम हमेशा आपका कार्यक्रम मधेपुरा में नहीं ले सकते हैं, लेकिन सुधांशु जी से आग्रह करना चाहता हूं कि जब भी विनीत भार्गव जी मधेपुरा आवे या इस इलाके में कहीं आवे तो स्वास्थ्य से संबंधित निश्चित रूप से इनका एक कार्यक्रम हमारे महाविद्यालय में होनी चाहिए। और आज का कार्यक्रम ऐसा था जो सिर्फ अकेले नहीं, परिवार सहित हम लोगों को इस तरह के कार्यक्रम में शिरकत करना चाहिए। इसलिए इस कार्यक्रम का एक आज विशेष महत्व है। इसी तरह हमारे साथ रहने वाले, जो हम लोग हमेशा साथ रहते हैं, एक विश्वविद्यालय में, एक इलाके के, एक ग्रामीण परिवेश के, जिनके महत्व को हम आज तक नहीं समझ सके थे, हमारे मित्र डॉक्टर शंकर मिश्र जी, उन्होंने भी स्वास्थ्य से संबंधित इतनी बेसिक जानकारी हम लोगों को दी, जो निश्चित रूप से आज का दिन हम लोगों के लिए सफल रहा। और सबसे बड़ी बात कि हिंदी साहित्य की विद्वान होने के बावजूद भी बीना मैम साहब जब बोल रही थी डेस्क पर तो लग रहा था कि स्वास्थ्य विभाग के बहुत बड़े विशेषज्ञ बोल रहे हैं। तो हम लोगों को लगा डॉक्टर की माँ है, निश्चित रूप से उसका भी कुछ प्रभाव होगा, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो लगा कि अगर हम लोग स्वयं भी अध्ययन करें तो स्वास्थ्य से संबंधित विशेष जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। और हम लोगों के महाविद्यालय परिवार को बहुत ज़्यादा आज के कार्यक्रम को हम इस रूप में कह सकते हैं कि किसी भी ठोस चीज को जो नए रूप से आकार प्रकार दिया जाता है, आज का कार्यक्रम उसी रूप में था। गेहूं का आटा बन जाता है, उस आटे का चाहे आप जितना प्रकार बना लें, आलू है उसका चाहे आप जितना प्रकार बना लें, उसी तरह आज के कार्यक्रम में जो वक्ताओं के द्वारा बातें कही गई, निश्चित रूप से विभिन्न क्षेत्र में हम लोगों को विशेष जानकारी मिली। और हम चाहेंगे कि इस तरह का कार्यक्रम आए दिन होते रहे। और चूँकि हम विशेषज्ञ नहीं हैं, हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, कहीं राजनीति की तलाश कर लेते हैं, तो आज हम किसी तरह की राजनीति तलाश इस कार्यक्रम में नहीं कर पाए। और अगर इस तरह का कार्यक्रम सुधांशु जी आए दिन करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग 100 परिवार इस कार्यक्रम में शिरकत करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अभी जो आपका ये वक्तव्य था, ये निश्चित रूप से हम सबों के लिए प्रेरणादायक रहा। और मैं अपने विद्यार्थियों के लिए बता दूं कि आज के कार्यक्रम के जितने भी वक्ता थे, आपने देखा होगा कि लगभग सभी के नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ था। तो वो लेकिन स्वास्थ्य वाले डॉक्टर नहीं है, वो सभी लोग PhD वाले डॉक्टर हैं। लेकिन आज हमारे इस कार्यक्रम में 2 ऐसे विशिष्ट व्यक्ति मौजूद हैं। एक का व्याख्यान आप लोगों ने सुना डॉक्टर बीना मैडम का, जो एक डॉक्टर पुत्र की माँ है। डॉक्टर सुपुत्र उन्होंने एक पैदा किया है। और दूसरे जिस वक्ता को अब मैं बुलाने जा रहा हूँ, जो कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, उन्होंने भी एक डॉक्टर सुपुत्री को जन्म दिया है। तो वो डॉक्टर के पिता हैं। तो हम उनका अध्यक्षीय भाषण सुनेंगे, लेकिन उसके पहले हम अध्यक्ष महोदय की अनुमति से हम चाहते हैं कि हमारे बीच हमारे 2 छोटे भाई
जिसमें कि एक माधव जी जो कि राजनीति विज्ञान विभाग के शोधार्थी हैं, वो, और एक आनंद कुमार भूषण जी जो कि जूलॉजी के हैं। हम चाहेंगे दोनों आए और 2-2 मिनट में अपनी बात रखें। पहले माधव जी। स्वास्थ्य संवाद जो आज कार्यक्रम हो रहा है, इसके लिए टीपी कॉलेज परिवार को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और यहाँ जो अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे टीपी कॉलेज के प्राचार्य माननीय केपी सर एवं डॉक्टर वीना कुमारी मंचासीन, डॉक्टर जवाहर सर, डॉक्टर शंकर कुमार मिश्रा सर, डॉक्टर विनीत सर जी, और ये इस कार्यक्रम को चलाने के लिए हमारे विश्वविद्यालय के युवाओं के स्रोत या युवाओं के रीढ़ सुधांशु सर, और इन सुधांशु सर के माध्यम से हम लोगों को ढेर सारा इस तरह का कार्यक्रम होता है जिनके लिए हम लोग ये कार्यक्रम में शामिल होते हैं। और ये आज का जो टॉपिक है एड्स और युवाओं की अन्य बुनियादी स्वास्थ्य समस्याएं। अभी जो है पूरे बिहार ही नहीं, पूरे भारत में, जो बिहार में तो ये नशा मुक्त जो उन्मूलन है, ये नशा जैसे शराब का बंदी हुआ है, और शराब के जगह पे गांव-गांव में शराब मिल रहा है, लेकिन किसी स्कूल हो, कॉलेज हो, सभी जगह टोरेक्स, नशा की टैबलेट बिक रहा है। ये दुखद और अनसुनी बात है, और इसके लिए एड्स की विभिन्न तरह की प्रकार हैं। एड्स के विभिन्न प्रकार जैसे कि किस छुआछूत का भाव कहते हैं, और एक दूसरे से आपस में मिलना जुलना, और इनके तरह के ढेर तरह इंजेक्शन का इन्फेक्शन है या दवाई का इन्फेक्शन है, किसी हॉस्पिटल में जाइए बेड से जुड़ा हुआ इन्फेक्शन है। इस तरह का मामला को लेकर के एड्स फैलता है। तो इसीलिए मैं अपनी बात को विराम। आनंद जी से भी आग्रह करूँगा कि कृपया संक्षेप में अपनी बात रखें। बोलो सबसे पहले सभी लोगों को नमस्कार, आदाब और सलाम। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय एवं मंचासीन सभी विद्वानों को मेरा चरण स्पर्श सादर प्रणाम, और इस हॉल में उपस्थित हमारे साथियों एवं छोटे भाइयों, मैं जानता हूं कि काबिल नहीं हूं इस विषयों को कुछ बोलने के लिए, लेकिन मैं इस पे कुछ अपने सीखना चाहता हूं बोल करके। जहाँ तक बात है एड्स की, यहाँ एड्स और युवाओं की, ये दो बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ, यानी एड्स और युवा एक दूसरे से कोरिलेटेड करता है यहाँ। जैसे हमारा देश अभी सबसे युवाओं वाला देश है यहाँ, और एड्स की सबसे ज़्यादा जो प्रभावित है, जिस देश की युवाओं की संख्या जहाँ है वहाँ पे ज़्यादा प्रभावित इसकी संख्या है। एड्स का मतलब ही है कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये हमारे शरीर में जो दो तरह के एंटीबॉडी होते हैं, टी हेल्पर लिम्फोसाइट और एल हेल्पर लिम्फोसाइट, ये दोनों पर ये प्रभाव इफेक्ट करते हैं, और इनका जो हमारे शरीर के अंदर जो एंटीबॉडी लड़ने की जो क्षमता होती है उनको वो कमज़ोर करता है। जैसे हम समझ सकते हैं कि किसी भी कोई अगर पहलवान है, अगर वो बार बार अगर लड़ता है और वो हार जाता है, तो उसको कोई दवाई या कोई केमिकल खिला करके उसको मजबूत नहीं किया जाता, उसके इम्यून सिस्टम को पहले मजबूत किया जाता है। इसी तरह एड्स जो है हमारे शरीर के अंदर जो इम्यून सिस्टम जो मजबूत है उसके ऊपर आकर के हमला करता है, और धीरे धीरे हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाने के कारण कई तरह की बीमारियों से हमें कई लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार, या धीरे धीरे कमज़ोर हो जाना, एनीमिया की, खून की कमी वगैरह, जो ये चीज़ इसका मुख्य लक्षण है। इतनी ही बातों के साथ मैं अपने विराम देता हूँ। जय। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। अब हमारा कार्यक्रम अंतिम चरण में है। प्रधानाचार्य महोदय का अध्यक्षीय भाषण होगा, और जावद सर से हम आग्रह करेंगे सर धन्यवाद ज्ञापन आपको करना है। तो मैं अब इस कार्यक्रम के अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए अपने महाविद्यालय के यशस्वी प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर केपी यादव सर को आमंत्रित करता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी। बार बार लोगों वक्ताओं के द्वारा कहा गया कि टीपी कॉलेज में सीरीज में कार्यक्रम होता है, इसी के बावजूद कुछ ही समय पहले ये कमरा भरा हुआ था और लगभग कमरा खाली हो रहा है, खाली महसूस हो रहा है, लेकिन जो उपस्थिति है निश्चित तौर से प्रशंसनीय है। अब एड्स पर कुछ बोलना नहीं है, इस पर बोलने की जरूरत क्या है। जहां हमारे अति विशिष्ट मेहमान डॉक्टर विनीत जी हों, इनकी सारगर्भित शुद्ध वैज्ञानिक विश्लेषण इन्होंने एड्स का किया है, कारण भी बताया, लक्षण बताया और निदान बताया और इनसे जुड़े विभिन्न पहलुओं की चर्चा इन्होंने की। मुझे लगता है कि मात्र 2 वक्ता हमारे जो मेहमान वक्ता हैं, पहले मैं 2 मेहमान वक्ता की बात करूं। विनीत भार्गव जी आधिकारिक रूप से डॉक्टर हैं, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हैं, यानी इस विषय के विशेषज्ञ हैं। एक मनोविज्ञान के तो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर निश्चित रूप से मनोवैज्ञानिक हैं, शंकर जी। मीना मैम निश्चित तौर पर एक साहित्य की विदुषी होने के बावजूद विभिन्न आयाम पर उनका वक्तव्य मैं बार बार सुनता रहता हूँ। विषय जो कुछ भी हो, मीना मैम का वक्तव्य निश्चित रूप से वो अति प्रशंसनीय होता है। उनका संकलन, उनका अभिभाषण, उनकी अभिव्यक्ति शैली निश्चित तौर पर अति प्रशंसनीय है। मैं सभी पूर्व वक्ताओं को बहुत बहुत सम्मानपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। महाविद्यालय में निश्चित तौर पर मेरे आने के बाद ये कार्यक्रम नहीं हुआ है। मेरे साथ एक ऐसा माध्यम मुझे मिला है जो माध्यम सुधांशु है। स्पष्ट तौर पर सुधांशु न होता तो ये प्रिंसिपल का ये मजाल नहीं कि सप्ताह में 2-2, 3-3 कार्यक्रम में प्रतिदिन करता रहूं। सप्ताह में लगातार, बल्कि कहें तो साप्ताहिक नहीं, दैनिक कार्यक्रम, वो दैनिक हो चुका है। मैं निश्चित तौर पर यहाँ हमारे छात्र संगठन से जुड़े हमारे बच्चे हैं, पत्रकार भी हैं, कॉलेज के शिक्षक भी हैं, हमारे कुछ बच्चे भी हैं। संख्या कम ही नगण्य क्यों ना हो, 2 ही 4 5 ही आप क्यों ना हो, आपके माध्यम से मैं कहना ये चाहूँगा कि महाविद्यालय में, उच्च शिक्षण संस्थान में इस तरह के कार्यक्रम से प्रेरणाएं मिलती है। हम उत्प्रेरित होते हैं। हम अपने समाज निर्माण में, परिवार के निर्माण में, देश के निर्माण में आपका योगदान होगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें, कुछ महत्वपूर्ण, छोटी छोटी मगर महत्वपूर्ण बातों पर जो हम चर्चा परिचर्चा दिन रात यहाँ करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, तो कम से कम उसको अमल में हम लाते ही हैं। सही बात है, वक्ताओं की संख्या ज़्यादा होती है, श्रोता की संख्या घट जाती है। ये सच बात है, बिल्कुल। आज सुनने वाले कोई नहीं है, बोलने वाले सब हैं। हम उस विषय के विशेषज्ञ हैं, हम सुनना नहीं चाहते, बोलना चाहते हैं। ठीक है, हम बोलकर ही सही, मगर कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हम दिन रात करें। सुधांशु जी बिहार में सेहत केंद्र, विभिन्न महाविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों में हुआ, टीपी कॉलेज की अग्रगण्य भूमिका रही, बल्कि सुधांशु जी के सत प्रयास से
टीपी कॉलेज बिहार का प्रथम महाविद्यालय घोषित हुआ। महात्मा गांधी चले विद्यार्थियों की ओर, एक शीर्षक था शायद, वो याद है मुझे। महात्मा मतलब गांधी चले विद्यार्थियों की ओर, ऐसा कार्यक्रम था। सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा था उस समय, लेकिन जब हमारे बच्चों, ये बच्चियां नाम निशु जैसी अन्य कई छात्र छात्राएं उस कार्यक्रम में भाग लिया, उसके कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षा में इन लोगों की भागीदारी हिस्सेदारी रही। और आज 30 किलो वजन का, मैं बताऊं मैडम आपको, सबको सूचित करूं, एक डाकिया आया कॉलेज, मैं नहीं था उस समय, मैं नहीं था, डाकिया आया और मेरे बाहर में बैठने वाला जो प्रधानाचार्य का 2-3 प्यून है उनको सूचित किया कि प्रधान डाकघर में प्रिंसिपल साहब के नाम से 30 किलो वजन का एक गट्ठर है, उसको हम ला नहीं सकते, आप मंगा लो। केवल सूचना देने आया। वो 4th वर्ग के कर्मचारी के द्वारा मुझे सूचना मिली, वो 30 किलो का गट्ठर हमारा प्रधान डाकघर में रखा हुआ है। हम बहुत कुछ बड़ी देर तक सोचते रहे कि आखिर हमारे घर का तो कोई सामान नहीं है, मेरे घर का कोई परिवार का सदस्य ऐसा तो नहीं कि ऑनलाइन कोई ऑर्डर दे दिया हो, वो सामान वगैरह होगा कुछ। हम बिल्कुल अंधकार में थे कि आखिर है क्या वो। तो दूसरे दिन हमने 2 प्यून को मोटरसाइकिल के से कहा कि जाओ, जो कुछ भी है जाके रिसीव कर लो और लेके यहीं आ जाओ। वो लेके आया, वास्तव में 30 किलो था। शायद वो बंडल खुला नहीं है, उस बंडल में ढेर सारे ऐसे उपकरण सामान हैं जो इन बच्चों के लिए है। जो बच्चे हमारे प्रतिभागी गांधी चले विद्यार्थियों की ओर उस कार्यक्रम में भाग लिया, निश्चित तौर पर हमको, मुझे लगता है कि हजारों रुपए का वो पारितोषिक होगा, पुरस्कार होगा। वो ढेर सारा, वो क्या बोलते हैं, पानी पीने वाला क्या सब होता है, ढेर सारे थर्मस वगैरह ढेर सारा है उसमें। अब 30 किलो वजन तो कम तो नहीं होता, तो 30 किलो वजन का पुरस्कार टीपी कॉलेज को प्राप्त हुआ है। हमारे बच्चे, अभी सूचना मिली अभय जी के द्वारा कि बीएन मंडल यूनिवर्सिटी पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों स्थान प्राप्त करेगा बिहार में। ये सुनकर तो आश्चर्य लगा। आश्चर्य तो मैं तब हो गया, आश्चर्यचकित तो तब हुआ जब कहा कि प्रथम और द्वितीय स्थान टीपी कॉलेज को मिलेगा। These are the achievements of TP College. ये उपलब्धियां, ये प्राप्तियां आप ही की बदौलत हो रहा है, आपकी सहभागिता होती है, आप मनोयोग पूर्वक उसमें अपना सहयोग करते हैं, अपेक्षित सहयोग आप करते हो, अपने प्रतिभा का निखार आप करते हो, परिणाम सुखद होता है, अच्छा लगता है सुनने में कि 30 किलो वजन का पुरस्कार आया है, अच्छा लगा। मैं इस माध्यम से, अभी हमारे छात्र संगठन के भी हमारे कुछ बच्चे हैं, हमने कल ही एक नोटिस तामील की है, एक सूचना मैंने प्रेषित की है, और वो सूचना मुझे लगता है कि टीपी कॉलेज में मैंने आज 3 वर्ष मेरा समय बीता है इस कॉलेज में महाशय। इसके पूर्व मैं पार्वती साइंस कॉलेज में एक प्रयोग किया था, और प्रयोग में मुझे सफलता भी मिली थी, और वो प्रयोग था कि विद्यार्थी चलो कॉलेज की ओर। ऐसा प्रयोग मैंने किया था, वर्ग नहीं हो रहा था पहले भी, आज भी नहीं हो रहा है। सफलता मुझे मिली थी आज से 6 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले पार्वती साइंस कॉलेज में। इस बार हमने संवाद कार्यक्रम आयोजित किया है। कल हमने नोटिस की घोषणा भी मैंने कर दी है, और नोटिस कर दिया है कि महाविद्यालय में
नामांकित छात्र छात्रा। इस शहर में और टीपी कॉलेज परिसर में जितने हॉस्टल्स हैं, छात्रावास है, छात्रावास में आवासन सुविधा प्राप्त करने वाले हमारे जितने छात्र हैं, उनको मैंने नोटिस किया है मैडम, नोटिस किया है कि आप 2 सितंबर 2021 शायद गुरुवार है उस दिन 11 बजे सभा भवन में हमारे सारे बच्चे उसमें उपस्थित हो गए। इस कॉलेज की छात्र छात्रा, हॉस्टल में रहने वाले हमारे जितने छात्र सभी उपस्थित हो गए। हम लोग जरा पंचायत करेंगे, पंचायती करेंगे, मतलब पंचायत आपस में रूबरू होंगे। हम लोग एक संदेश प्रसारित करेंगे, इस पर चिंतन मनन करेंगे हम लोग। उसमें हमने अभिभावकों को भी इनवाइट किया है। हमारे बीएन मंडल यूनिवर्सिटी क्षेत्र अंतर्गत इस जितने हमारे छात्र संगठन हैं, चाहे जिस किसी भी दल से वे जुड़े हों, उनके भी प्रतिनिधि उसमें भाग लें। सभी मीडिया के लोग हमारे रहें और फिर हम संवाद करेंगे छात्रों से, अभिभावकों से। हमारे शिक्षक, सभी सारे शिक्षक उस दिन मौजूद रहेंगे। हम संवाद करेंगे कि यदि इस तरह एड्स नियंत्रण पर हम कार्यक्रम आयोजित करें, भार्गव जी जैसे मानित विद्वान दिल्ली से आकर हमारी सभा को संबोधित करें, श्रोताओं की संख्या नगण्य रहे और ऐसे श्रोता जो केवल समय को देखें कि कब भागने का मौका मिलता है, कब इस प्रसार को छोड़ने का मौका कम से कम प्रिंसिपल सर दे दे। कहीं प्रिंसिपल की आंख तो मेरी ओर नहीं है, हमारी आंख तो कहीं नहीं है। हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे कॉलेज में अधिकाधिक संख्या में। मैं भार्गव जी आपको सूचित करूं कि इस महाविद्यालय में टीपी कॉलेज, आपका घर कहाँ हमारे साथ? 25 साल से दिल्ली में ही रहते हैं। आपका घर कहाँ मिलता है? बोलता तो भागलपुर से। भागलपुर से, थैंक यू। तो मैं आपको सूचना दे रहा हूँ, टीपी कॉलेज में 9,500 बच्चे नामांकित हैं। 9,500 बच्चे। मैं वर्ग को गिना रहा हूँ, इंटर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 साइंस आर्ट्स। पीजी में फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सब अलग अलग सेमेस्टर। ये हुआ ट्रेडिशनल क्लासेस, ट्रेडिशनल वर्ग। आइए वोकेशनल में बीबीए, बीसीए, बीटीएसपी, बायोटेक, 4 वोकेशनल, 1 प्रोफेशनल बीएड, और इसके बाद भी दूरस्थ शिक्षा, इग्नू। इतनी सारी फैकल्टीज, इतने सारे विभाग, सभी विभाग के सारे नामांकित छात्रों को यदि एकत्रित कर मैं जमा करता हूं तो उसकी संख्या लगभग 9,500 हो जाती है। अपने आप में एक विश्वविद्यालय है। मैं पटना यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूं। मैं जिस समय पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था, 77-79 सत्र था मेरा पीजी का, 77-79। उस समय पटना यूनिवर्सिटी में 8,000 लड़के थे यूनिवर्सिटी में। मैडम एक ही पंक्ति से तो कॉलेज है पटना यूनिवर्सिटी, गुलबी घाट से शुरू हो गांधी मैदान में समाप्त हो गया। कुछ एक महिला कॉलेज आगे चली गई। 8,000 मात्र स्टूडेंट थे और वो यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी है, और टीपी कॉलेज में 9,500 बच्चे हैं। तो निश्चित तौर पर अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है ये। और ये 9,500 बच्चों को मेरा प्रयास हो रहा है, मैं प्रयास कर रहा हूँ एक तरीका, एक हथियार अख्तियार कर रहा हूँ कि बच्चे कॉलेज से जुड़ें, वर्ग से जुड़ें, शिक्षकों से जुड़ें,
निश्चित तौर पर मैं ईमानदारी पूर्वक कहता हूँ, शुद्ध ईमान से, कि महाविद्यालय के शिक्षकों में कोई कमी नहीं है। अब तो और कमी इसलिए नहीं है कि 12/6/18 मैडम 12 बिहार लोक सेवा आयोग से 6 अतिथि शिक्षक 18, तो ये 18 तो बिल्कुल जुआ तुर्क है। पढ़ाने के लिए बिल्कुल समझिए उत्सुकता नहीं, जोश खरोश से खड़ा है। हमारे बूढ़े, हमारे उम्र के जो कुछ टीचर्स हैं, ऐसा नहीं कि उनमें प्रतिभा तो कूट कूट कर भरी हुई है, सबों में प्रतिभाएं हैं, सभी हम तैयार बैठे हैं। केवल हमारे बच्चे महाविद्यालय की ओर आए और इस तरह के कार्यक्रम में यदि 1000 बच्चे बैठे सभा भवन में, और तब यदि इस तरह पर चर्चा हो, तो समाज के सुदूर देहात तक हमारी बातें जाएगी। एड्स पर हमारी बातें सुदूर देहात तक पहुंच जाएगी। हम जो कहना चाहते हैं, भार्गव जी जो कहना चाहते हैं, बीना मैम जो कहना चाहती हैं, शंकर बाबू जो कहना चाहते हैं, दूर दूर तक हमारी बातें फैलेगी। वहाँ के बच्चे, वहाँ के परिवार निश्चित रूप से इसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। एड्स क्यों फैलता है, वो बीमारी फैलने का कारण क्या है? किसी ने, आपने बेरोजगारी भी कहा, निश्चित रूप से तार्किक है, तर्क है आपके बात में, और शिक्षा भी है। सही शिक्षा प्राप्त नहीं है उन्हें, इसलिए वो गलत यौन होता है, उसके साथ गलत यौनाचार होता है। एक संभ्रांत व्यक्ति कम से कम संयमित यौन रखता है। अरे यौन वो तो साइकोलॉजी का विषय वस्तु है। यौन कहाँ नहीं है? कामेच्छा हर की पहली इच्छा है। कामेच्छा, वासना तो प्रत्येक व्यक्ति में है, काम की इच्छा प्रत्येक में। छोटे जीव जंतु को हम देखते हैं, वहां भी काम इच्छा है। लेकिन गलत यौनाचार हम पढ़े लिखे मनुष्यों में, गलत जानवर में तो नहीं होता है, चाहिए होता है, होता तो थैंक यू, होता, वहां भी गलत होता होगा। लेकिन ध्यान रखेंगे हम, हर जो कुछ भी बातें हमारे अच्छे वक्ताओं से, मैंने जो कुछ सीखा सुना या इसके पूर्व भी जाना, आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि कुछ ही श्रोता, यदि यही इतना ही श्रोता अपनी बात को अपने मित्रों के मित्र में प्रसारित करें या समझें बुझें, कभी आपस में घर पर डेरा में आवास पर बैठ कर इस पर चर्चा परिचर्चा करें, तो आज के कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी। आप इसी तरह अन्य कार्यक्रम, अब कौन सा कार्यक्रम बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से आज जो हमारी यह सक्रियता है, यह आपकी प्रेरणा का ही फल है। हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, और चूंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए अब मैं बिना समय गंवाए आज के इस कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन के लिए अपने शिक्षा शास्त्र विभाग के विद्वान अध्यक्ष जावेद सर को आमंत्रित करना चाहता हूं। और मैंने जैसा पिछले कार्यक्रम में भी कहा था कि हमारे तमाम कार्यक्रमों में बीएड विभाग के सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों की महती भागीदारी रहती है, इसलिए हम सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हुए और आपको आमंत्रित करते हैं कि आप सबों को धन्यवाद दें। जावेद सर। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, डॉक्टर बीना मैम, डॉक्टर जवाहर पासवान सर, डॉक्टर शंकर कुमार मिश्रा सर, डॉक्टर विनीत भार्गवा सर, सुधांशु जी, शिक्षक गण, छात्र और छात्राएं, ये लिए आज का विषय एक बहुत ही अच्छा विषय है, जिसकी संपूर्ण जानकारी छात्र छात्राओं को, शिक्षक को और समाज का होना चाहिए। स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है,
अगर इंसान स्वस्थ नहीं रहता है तो जीवन का कोई ख़ास मतलब नहीं रह जाता है और वो अपनी इच्छाओं के मुताबिक अपने कार्यों को भी अंजाम नहीं दे सकता है। इसीलिए हमें स्वस्थ रहने के लिए हमें स्वस्थ तरीक़ों को अपनाना चाहिए, जैसे कि भार्गव सर ने कहा स्वस्थ खाना, अच्छा खाना खाना चाहिए। लेकिन सर एक समस्या और मुझे लगता है जो इंसान को स्वस्थ रहने में बहुत बड़ा बाधक है, जो समस्या पैदा करता है, वो है हमें खाने पीने की चीज़ें। हम जो भी सामान लेते हैं कहीं से, जो खाद्य पदार्थ हैं, ये खाद्य पदार्थ सब मिक्स मिलते हैं, हम प्योर कहीं से ले ही नहीं पाते हैं। इवन सब्जियां लेते हैं, वेजिटेबल्स, ये सब सब्जियों में इंजेक्शन लगे होते हैं। हम जो भी सामान खरीदते हैं वो अच्छा नहीं होता है। आपको अवगत करा दूं कि बाज़ार में एक ऐसा चावल भी मिल रहा है जो प्लास्टिक का बना हुआ है, जिसको चाइना ने निकाला है, इंडियन मार्केट में है, वो प्लास्टिक का चावल है। अगर मनुष्य प्लास्टिक का चावल खाएगा तो उसकी स्वास्थ्य की क्या कामना की जा सकती है। हमें इन विषय वस्तुओं पर भी कहना चाहूँगा कि इस पर भी सर हमें अपनी नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है। इस पर भी समाज में काम होना चाहिए कि थोड़ा सा लाभ के लिए हम समाज के लोगों का स्वास्थ्य को ना खराब करें, स्वास्थ्य के लोगों की हानि ना पहुँचाएँ। इसी के साथ मैं अपने सभी मंचासीन लोगों को एवं शिक्षक को और एवं जितने भी छात्र छात्राएँ उपस्थित हैं, आप सब लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में आए